मैं विक्की, आगरा से। विक्की? याद करने की कोशिश में मैंने नाम दोहराया, लेकिन कुछ याद नहीं आया। विक्की सर, 7 दिसंबर की नाइट? उसने अपना परिचय देने की कोशिश की। नहीं, मुझे याद नहीं। विक्की, 7 दिसंबर मिले थे हम। चीफ इंजीनियर साहब के बाद अब इस लड़के ने उलझन बढ़ा दी थी। माजरा समझ से बाहर था। कौन था ये विक्की और क्या हुआ था 7 दिसंबर की नाइट? जानने के लिए सुनिए आलोक यात्री जी की कहानी आहट। हेलो जिंदगी में मैं ऋतु कौशिक। शादी विनय की भतीजी की थी। विनय के घर में कोई भी आयोजन हो, इंतजामिया कमेटी का मुखिया मैं ही होता हूँ। सब कुछ चकाचक ही था। तमाम इंतजामात का मैं कई बार मुआयना कर चुका था। सब कुछ ठीक ठाक ही था। विनय के रिश्तेदारों का जमावड़ा लगने लगा था। इंतजार था तो बस बारात का। वेटर्स को स्नैक्स की सप्लाई में लगाकर मैंने ये सोचकर राहत की सांस ली कि अब कोई कोना तलाश कर थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। मंडप के बाहर निकलकर मैंने सर्द मौसम का जायजा लिया ही था कि विनय ने मेरे सामने लाकर स्कूटर को ब्रेक लगाकर एक किनारे खड़ा कर दिया। सब ठीक? सिर से हेलमेट उतारते हुए विनय ने पूछा। हाँ, फिलहाल नाश्ता शुरू करवा दिया है, चलें? विनय ने आगे बढ़ते हुए कहा। सर्द हवा से ठंडी हो रही हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए मैं विनय के साथ पंडाल की ओर बढ़ गया। विनय के रिश्तेदारों के अलावा पूरे पंडाल में 5-7 दोस्त और ट्रे लिए घूम रहे वेटर्स ही नजर आ रहे थे। करने को कुछ नहीं था तो मैं लाइट्स का ही मुआयना करने लगा। समय आगे सरक ही नहीं रहा था। क्या करूं? इंतजाम पर नजर डालने की नियत से भट्टी से लेकर स्टॉल तक का एक चक्कर और लगा लिया। सब दुरुस्त ही था। अभी 7 बजे हैं, मैंने खुद को बताया। खुद ही हिसाब लगाया। बारात आने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही, यानी रात के 9। फिर खाना, घर पहुंचते पहुंचते 10, वो भी यदि यहां से रिक्शा मिला तो, वरना चुंगी तक का पैदल का रास्ता 20 मिनट का। चुंगी पर पहुंचते ही रिक्शा मिला तो 20 मिनट। गेट नंबर 1 खुला मिले तो गनीमत, वरना गेट नंबर 3 तक चक्कर लगाकर जाने में 10 मिनट और, यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नियमों के चलते 11 और 7 यानी 4 घंटे अभी बाकी हैं। क्या करूंगा 4 घंटे यहाँ? अभी निकल लूं क्या? लिफाफा दो और निकल लो, मैंने खुद को समझाया। इस ख्याल के साथ ही मेरी निगाहें पंडाल में इधर उधर दौड़ने लगी। विनय सामने ही खड़ा था। सही समय था शगुन का लिफाफा विनय की जेब के सुपुर्द करने का। चंद कदम सरक कर मैं विनय तक पहुंच गया। शगुन का लिफाफा निकालकर विनय की जेब के हवाले किया। विनय ने मेरी चेष्टा पर पानी फेरते हुए हाथ पकड़ लिया। अरे चाचा जी को कहाँ हैं? इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए मैंने भी सवाल दागने का हौसला दिखाया। वातावरण में उतर रही सर्दी मेरे वहां ठहरने के हौसले को पस्त कर रही थी। कहाँ हैं? यही होंगे, वो रहे। विनय के साथ मैं भी चाचा जी की ओर बढ़ गया। चाचा जी, ये है परेश। विनय ने मेरा परिचय करवाने की कोशिश की। हाँ, जानता हूं, एक लंबे चौड़े शख्स ने मेरा आलिंगन करते हुए कहा। मैं समझ गया कि ये विनय के चाचा जी ही हैं, जिनकी बेटी की शादी है। मैं शगुन का लिफाफा चाचा जी के हाथ में देने की कोशिश कर ही रहा था कि उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मेरा हाथ थाम लिया। सामने खड़े सज्जन से चाचा जी बोले, ये परेश हैं, विनय के दोस्त, परेश भूषण। पत्रकार हैं भाई, पत्रकार। अरे चाचा जी, कहाँ? आपका तो भतीजा ही रहूंगा। शगुन का लिफाफा चाचा जी के हवाले करने की कोशिश करते हुए मैंने कहा। जो लोग सामने खड़े थे उनके लिए मेरे परिचय की कोई खास अहमियत भी नहीं थी। नहीं उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला था कि मैं पत्रकार हूँ या तुर्रम खान। अलबत्ता चाचा जी के आखिरी जुमले से मेरा संकोच कुलबुलाने लगा था। क्या नाम बताया? परेश भूषण।
परेश भूषण पत्रकार? टाई सूट में सजे एक अधेड़ से सज्जन ने चाचा जी से पूछा। उन सज्जन के सवाल का जवाब देने की बजाय चाचा जी मुझसे मुखातिब हो गए। ये हमारे बहनोई हैं, आगरा से, चीफ इंजीनियर थे, 4 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं, राम अवतार अग्रवाल। परेश जी हैं आप? परेश भूषण पत्रकार? ये कहते हुए वो सज्जन दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक की सी मुद्रा में आ गए। प्रणाम करता हूं आपको, ये कहते हुए उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर 2-3 बार प्रणाम किया। उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार से मैं अचकचा गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो इस मुद्रा में मुझे बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं। उनकी इस हरकत से मुझे स्वयं अपमानित किए जाने का बोध हो रहा था। मुझे लगा कि वो पत्रकारों के सताए हुए हैं, चीफ इंजीनियर रहे हैं, तो जाहिर बात है पत्रकारों से पाला तो पड़ता ही रहा होगा। मेरे लिए उन्होंने समस्या खड़ी कर दी थी। पत्रकारों से मिली पीड़ा का दंड वो मुझे देने वाले थे। कहां फंसाया विनय ने? नहीं, चाचा जी ने। जहन पर जोर डालते हुए मैंने नाम याद करने की कोशिश की। राम अवतार अग्रवाल, हाँ यही। उन्हें उसी मुद्रा में प्रणाम कर मैं वहां से निकलना चाहता था। चाचा जी के हाथ की गिरफ्त कुछ ढीली हुई तो लिफाफा उनकी जेब के हवाले कर मैं अग्रवाल साहब की ओर मुखातिब हुआ, लेकिन वो वहां नहीं थे। ये राहत की बात थी। चलने के लिए मैंने चाचा जी से इजाजत मांगी। बोले, ऐसे कैसे, खाना खाकर सबको खिलाकर चाचा जी। ये कहते हुए मैं पलटने ही लगा था कि किसी ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे जबरन पलट दिया। अग्रवाल साहब थे, चीफ इंजीनियर राम अवतार अग्रवाल जी। यही हैं। एक संभ्रांत महिला उनके साथ थी। अग्रवाल जी के हाथ नमन की मुद्रा में जुड़े थे। महिला ने भी विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उसी भाव से अभिवादन किया जैसे कुछ देर पहले अग्रवाल साहब कर चुके थे। परेश भूषण पत्रकार, मेरी ओर उंगली से इशारा करते हुए अग्रवाल साहब ने महिला से कहा। पहली मुलाकात में कोई ऐसी हरकत करता है? किसी आदमी का सरेआम ऐसे तमाशा कैसे बनाया जा सकता है? मेरे भीतर रेंगते ये सवाल अब पूरे तौर पर कुलबुलाने लगे थे। क्या बेहूदगी है, जान न पहचान। हे भगवान, कहां फंसाया? कौन है ये पागल शख्स? क्या करूं इसका? मैं अपने ही सवालों से जूझ रहा था। अरे भाई साहब, बड़े आभारी हैं हम तो आपके। नमस्कार नमस्कार। अब महिला ने अग्रवाल साहब के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। हे भगवान, क्या सीधे आगरा के पागल खाने से आ रहे हैं? अपने आप से ये सवाल पूछने के साथ ही मैंने तय भी कर लिया था कि केस खराब है। साथ ही गले आ पड़ी मुसीबत को लेकर खुद को कोसना भी शुरू कर दिया। शगुन विनय को ही दे देता, जान न पहचान। शगुन चाचा जी को देने के चक्कर में कौन सा तमगा मिल गया? अब इस मुसीबत को भुगतो। कुछ लोगों की निगाह में ये तमाशा आ चुका था। बड़ी भारी विडंबना थी और उससे भी बड़ी फजीहत। अरे ये हैं परेश भूषण जी पत्रकार। हाथ जोड़े खड़े अग्रवाल साहब महिला से पुनः मुखातिब हुए। महिला भी हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बार बार नतमस्तक हुई जा रही थी। महिला की सारी चेष्टा जापानी गुड़िया की भंगिमा सी लग रही थी। क्या बवाल गले आ पड़ा। ये सवाल अब बड़ा हो गया था। जिस लहजे यही हैं परेश भूषण में अग्रवाल साहब महिला को बता रहे थे, उसने आसपास खड़े लोगों की गर्दनों का रुख हमारी तरफ कर दिया। ये बात मेरी समझ से परे थी कि अग्रवाल साहब मेरी इज्जत का जनाजा सरेआम निकालने पर क्यों आमादा थे। अरे परेश जी, आप नहीं जानते आपने हमारे साथ क्या सलूक किया, कहते हुए महिला एक बार फिर वंदन की मुद्रा में आ गई। मैं पूरे तौर पर अपराध बोध से ग्रसित हो चुका था। क्या करूं ये सोच ही रहा था कि राम अवतार जी एक बार फिर अवतरित हो गए। इस बार वो एक नौजवान लड़के का हाथ थामे थे। परेश जी, कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं विक्की, आगरा से। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम इसने तो अग्रवाल दंपति की सी हरकत नहीं की थी। विक्की, याद करने की कोशिश में मैंने नाम दोहराया, लेकिन कुछ याद नहीं आया। विक्की सर, 7 दिसंबर की नाइट, उसने अपना परिचय देने की कोशिश की। नहीं, मुझे याद नहीं,
विक्की, 7 दिसंबर मिले थे हम। कहाँ? ना, कुछ याद नहीं, कुछ नहीं। चीफ इंजीनियर साहब के बाद अब इस लड़के ने उलझन बढ़ा दी थी। माजरा समझ से बाहर था। अंकल जी नमस्ते, मैं रूपाली। अब बारी थी गुड़िया सी सजी धजी लड़की की। हाथ जोड़े वो भी पहले वालों की ही मुद्रा दोहरा रही थी। कौन रूपाली? याद करने की कोशिश में अनायास मेरे मुंह से ये निकल ही गया। जिसकी शादी करवाई थी आपने? उसने चहकते हुए कहा। मामला मेरी सोच से भी अधिक पेचीदा हो गया था। एक ऐसी लड़की मेरे सामने खड़ी थी जिसे मैं पहली बार देख रहा था। कह रही है मैंने उसकी शादी करवाई थी। किसी की शादी करवाने वाला मैं होता कौन हूं? मेरी समझ में ये तो आ गया था कि जितने भी नमूने अभी तक प्रकट हुए थे एक ही खानदान से थे, लेकिन एक से बढ़कर एक साबित होंगे, यह देखकर मैं हैरान था। ये लोग किसी गलतफहमी का शिकार हैं। मैं ये सोच ही रहा था कि विक्की ने मेरी दोनों हथेलियां अपनी हथेलियों में बांध ली। अंकल, आप न होते तो उस दिन रूपाली की शादी नहीं होती। उसका गला कुछ रूंध सा गया था। मामला अब भी समझ से परे का था। रूपाली, शादी, आगरा। फोन की घंटी से मेरी नींद भंग हुई। ड्राइंग रूम का पूरा नक्शा मेरे जहन में घूम गया। लगा ड्राइंग रूम में ही सो रहा हूं। नींद शायद पूरे तौर पर खुली नहीं थी। हाथ टेलीफोन की ओर बढ़ गया। हेलो ही कहा था कि दूसरी तरफ से बड़ी घबराई सी आवाज आई। फूफा जी, यहाँ कर्फ्यू लग गया है। बुआ जी चली तो नहीं? उन्हें भेजिएगा मत। एक ही सांस में बोले चली जा रही उस आवाज ने ही असल में नींद को तोड़ा था। एहसास हुआ कि ड्राइंग रूम के दीवान पर नहीं, बेडरूम में अपने बिस्तर पर ही हूं, अपने ही डबल बेड पर। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। हाँ, अपने ही बेडरूम में हूं, लेकिन ये लैंडलाइन फोन बिस्तर पर। माजरा खुद मेरी समझ में नहीं आया। घड़ी देखी, 2 बजा रही थी। रात के, रुकी नहीं है। सेकंड की सुई दौड़ रही है। हेलो, मैंने आवाज पहचानने की कोशिश की। हाँ फूफा जी, मैं बोल रहा हूँ विक्की। यहाँ कर्फ्यू लग गया है, बुआ जी को मत भेजिएगा। कौन विक्की? मैंने दिमाग पर जोर डाला। नहीं, ऐसा कोई नाम मेरी जानकारी में नहीं। और मैं फूफा जी? पहली बार किसी ने मुझे फूफा जी कहा था। आप कहाँ से हैं? ऊँघते हुए मैंने पूछ ही लिया। मैं विक्की बोल रहा हूँ फूफा जी, आगरा से। रॉन्ग नंबर, कहते हुए मैंने फोन काट दिया। श्रीमती जी आज ही दोपहर की ट्रेन से लखनऊ गई थी। रात 9 बजे तक पहुंच जाती है काशी विश्वनाथ। लेट भी हो गई होगी तो 10 बजे तक पहुंच गई होगी। नींद पूरे तौर पर खुल चुकी थी। इस रॉन्ग नंबर ने चिंता बढ़ा दी थी। श्रीमती जी नहीं पहुंची क्या? रात के 2 बज रहे हैं, इस समय फोन? पहुंच गई होगी, नहीं पहुंचती तो फोन आता। उसका भाई महेश ही फोन करता। पूरा खबरी लाल है, मिनट मिनट की खबर लेता देता रहता है। श्रीमती जी को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। इस ख्याल के साथ बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओढ़ी रजाई के भीतर की सारी गर्माहट अचानक गायब हो गई। पूरा शरीर लरज गया। कल ही तो बाबरी मस्जिद गिरी है। कई जगह से कर्फ्यू की खबरें भी आ रही हैं। फोन करूं क्या? रात के 2:15 बजे फोन करना मुनासिब रहेगा? अरे बच्ची थोड़े ही है, न पहुंचती तो महेश अब तक आसमान सिर पर उठा लेता। सुबह देखेंगे। खुद को तसल्ली देते हुए मैंने ख्यालों के झंझावात से खुद को मुक्त किया और रजाई तान ली। गर्माहट धीरे धीरे पांव पसारने लगी। फोन की घंटी ने मेरी नींद फिर खोल दी। हेलो कहते ही कानों में फिर वही स्वर पड़ा। फूफा जी, बुआ जी चली तो नहीं? भाई साहब आपको बात किससे करनी है? उधर से उल्टा सवाल हुआ। आप कहां से बोल रहे हैं? मैंने बताया, गाजियाबाद से बोल रहा हूं। गाजियाबाद कहां से? कविनगर से। भाई आपका रॉन्ग नंबर लग रहा है बार बार। अब फोन मत कीजिएगा प्लीज। कहते हुए मैंने फिर रजाई तान ली। बत्ती बहुत देर से जल रही थी शायद। पहली बार बजी घंटी के बाद शायद मैं बत्ती बंद करे बगैर ही रजाई में घुस गया था। बंद अब भी नहीं की थी।
कर ही दूं। स्विच ऑफ करने से पहले नजर घड़ी पर डाली। रात के 3 बजे थे। तसल्ली हुई, अभी तो नींद ले सकता हूं। ख्याल आया कि फोन का चोगा उतार कर रख दूं, चैन से सोऊंगा। खुद ने ही कहा, नहीं, अब नहीं आएगा। उसने भी फोन काटने से पहले यही कहा था, सॉरी अंकल, सॉरी। सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार की सुर्खियों पर नजर दौड़ा रहा था। देश के हालात अच्छे नहीं थे। हे भगवान, क्या हो रहा है? यही है धर्म? उन्माद, हिंसा, अराजकता। ऐसा धर्म किसने गढ़ा होगा? ट्रिन ट्रिन ने ध्यान भंग किया। बेड पर रखा फोन बज रहा है। मैं सोचने लगा, ड्राइंग रूम से फोन मेरे बेडरूम में कैसे आया? रात क्या हुआ मैंने याद करने की कोशिश की। लगातार ब्रेक हो रही खबरों और घड़ी घड़ी आ रही तस्वीरों के बीच अखबार फाइनल करने की जद्दोजहद चल रही थी। रात करीब 1 बजे अखबार फाइनल हुआ था। उसके बाद मेरे सहयोगी अनुराग ने ही मुझे घर छोड़ा था। इस बीच फोन खामोश हो चुका था। रॉन्ग नंबर ही रहा होगा, लेकिन फोन यहां बिस्तर पर आया कैसे? मैं ही लाया था क्या? रात 1 बजे से अधिक का समय था जब मैं लौटा था। कपड़े बदले, खाना खाया। हाँ, यहां तक का हिसाब दुरुस्त है। फिर फोन ड्राइंग रूम से बेडरूम में कैसे आया? शायद मैं ही लाया था। लाया क्यों था? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। इतनी रात को फोन किसे करना था? किसके फोन का इंतजार था? खूब तसल्ली कर ली। मैं ड्राइंग रूम में नहीं सोया था, अपने बेडरूम में ही हूं, और फोन बिस्तर पर। 3 कमरों से फोन के तार को पार कराते हुए ड्राइंग रूम से बेडरूम तक फोन मैं ही ले गया था। छोटे भाई ने टोका भी था शायद। क्यों लाया था ये फोन उठाकर, ये अब भी याद नहीं आ रहा था। अचानक श्रीमती जी की याद आ गई। फोन कर हालचाल ले लूं क्या? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। उठा लूं क्या? रॉन्ग नंबर हुआ तो क्या, देखा जाएगा। फूफा जी बोल रहे हैं आप? शांत स्वर, बेहद शालीन। नहीं कहते कहते रुक गया मैं। हुआ क्या? मेरे मुंह से यही निकला। परेशान है बेचारा, रात भर से पता नहीं किसका नंबर लगा रहा है। नंबर नहीं लग रहा बेचारे का। विक्की बोल रहा हूं सर, आगरा से। बहन की शादी है सर, शाम को। यहाँ आगरा में कर्फ्यू लग गया है। तमाम रिश्तेदारों को फोन कर मना कर रहा हूं। लड़के वालों ने भी बारात लाने से मना कर दिया है। सॉरी सर, फोन फिर आपको लग गया। कोई बात नहीं, होता है। कहाँ रहते हैं आपके रिश्तेदार? मैं खबर कर दूंगा उन्हें। एड्रेस बताइए। मैं लड़के की परेशानी समझ रहा था। कागज कलम उठाकर मैंने एड्रेस नोट किया। कोई भगवान दास गुप्ता जी थे, शास्त्री नगर के। मुझे लगा लड़का बहुत आहत है, परेशान भी है बेचारा, थोड़ी तसल्ली ही दे दूं। लिहाजा पूछ बैठा, कब है शादी? आज ही आनी थी बारात सर। एक गमजदा भाई का बुझा सा स्वर था। हो जाएगी शादी, घबराओ मत। अचानक मेरे मुंह से निकला। कैसे हो जाएगी शादी? वो लगभग चीखते हुए बोला। यहाँ तो कर्फ्यू लगा है सर, और हमने लड़के वालों से बारात न लाने को कह दिया है। लड़के का आक्रोश जायज था। कर्फ्यू में कैसे आती बारात, और कैसे होती शादी? इस सवाल का जवाब भी मेरे पास नहीं था। अचानक मुझे याद आया कि आगरा के जिलाधिकारी मेरे परिचित हैं। गाजियाबाद से ही ट्रांसफर होकर आगरा आए हैं। इस बीच मैंने पास ही रखी टेलीफोन नंबर की डायरी में उनका नंबर भी टटोल लिया। नामुमकिन है सर, अब नहीं हो सकती। यहाँ तो कर्फ्यू लगा है। उसने अपनी बात दोहराई। हो जाएगी, मेरे भीतर से ही कोई बोल रहा था। कैसे? उसने उत्सुकता से पूछा। एक नंबर नोट करो, डीएम आगरा का नंबर है। मेरा नाम लेकर उन्हें अपनी परेशानी बताना। मैं भी बात करता हूं उनसे। मेरे ही नाम राशि हैं। भले आदमी हैं। ईश्वर ने चाहा तो आज ही होगी शादी। बारात कहाँ से आनी है? लड़के से बात करना मुझे अच्छा लगने लगा। ग्वालियर से, उधर से आवाज आई। सबसे पहले मेरा नंबर नोट करो। अभी तक तुम रॉन्ग नंबर लगा रहे हो।
मैं भी कहता हूं उनसे। ये रूपाली के पति हैं। शहनाई की गूंज के साथ कानों में पड़े इस स्वर से मेरी तंद्रा टूटी। रूपाली की मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। एकटक मुझे देख रही उसकी आंखों में तैर रहा था कुछ। अपडेट लिया था मैंने उसी शाम। रंजन जी ने बताया था विस्तार से, खुश होकर। कर्फ्यू पास, गैस सिलेंडर, बस से लेकर सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर दी गई थी। रूपाली खड़ी है सामने मेरे। नहीं जानता मैं इसे, कौन है? कोई तो है। कर्ज बाकी था क्या इसका कोई मुझ पर? रूपाली की मुस्कुराहट मुझे अच्छी लगी। मैंने भी हाथ जोड़कर उसके पति का अभिवादन स्वीकार किया। रूपाली ने थैंक यू अंकल ही कहा था। न जाने मेरी आंखें क्यों नम हो गईं। 7 दिसंबर की उस रात का पूरा मंजर मेरी आंखों में धुंधलाता सा तैरने लगा। कोई आहट थी क्या? किसका फोन आने वाला था उस दिन?